हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग की सीरीज की शुरुआत की थी, जिसके अंतर्गत हमारे 24 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा 25 पार्ट है। तो इसमें हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का प्रश्न भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और वास्तव में उस प्रश्न को किस तरीके से लिखना चाहिए था। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप ये प्रश्न देख रहे हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपके द्वारा भेजा गया है, तो हम सबसे पहले इनके प्रश्न को पढ़ेंगे, फिर इनके आंसर को पढ़ेंगे। इसके बाद देखेंगे कि वास्तव में इस प्रश्न का उत्तर क्या लिखा जाना चाहिए था। तो इनका प्रश्न है, मोहम्मद तुगलक द्वारा बिस्मांग अमीर वर्ग के निर्माण की नीति ने दिल्ली सल्तनत के विखंडन का प्रक्रम प्रारंभ कर दिया था, व्याख्या कीजिए। 20 नंबर का प्रश्न है, 2018 में पूछा गया। तो देखते हैं इन्होंने क्या लिखा। इन्होंने लिखा है, मोहम्मद बिन तुगलक की प्रशासन से संबंधित जानकारी का स्रोत इब्न बतूता की रहला है। मोहम्मद बिन तुगलक ने प्रशासन में मिश्रण की प्रक्रिया को अपनाया, जिसका तात्पर्य है इसने अपने प्रशासन में हिंदू, भारतीय मुसलमान व विदेशी व्यक्तियों को शामिल किया है। इससे प्रशासन का विस्तार हुआ। इसके पीछे मोहम्मद बिन तुगलक का उद्देश्य था कि शासन को सुदृढ़ करना, क्योंकि पुराने अमीर वर्ग उसके विरुद्ध विरोधी गुटबाजी करने लगे थे, जिसके लिए उसने प्रशासन को व्यापक आधार दिया। परिणाम के स्तर पर देखें तो इन्होंने उसके साम्राज्य को सुदृढ़ करने में मदद तो किया, जैसे बर्नी भी इसका उल्लेख करता है, परंतु इसका नकारात्मक प्रभाव भी पड़ा, अर्थात मिश्रित प्रशासन ही उसके साम्राज्य के सिकुड़ने का कारण भी बना, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक के अमीर वर्ग में विविध वर्गों के शामिल थे, जिसका परिणाम हुआ कि आपसी एकजुटता की भावना विकसित नहीं हो पाई और न शासक तथा इन वर्ग के लोगों ने कोई प्रयास किया। सुल्तान के प्रति निष्ठा को की प्रवृत्ति भी कम हो गई। पुराना अमीर वर्ग नवीन वर्ग के साथ निष्ठा की भावना रखने लगा। प्रतिनिष्ठा की भावना प्रवृत्ति कम हो गई, ठीक है, ये लाइन। साथ ही सत्ता की स्वतंत्र क्षेत्र कायम करने का प्रयत्न करने के लिए उनमें संघर्ष चलता रहा, जिसने विद्रोह का नेतृत्व किया और जिसका परिणाम हुआ कि मोहम्मद बिन तुगलक के प्रारंभिक समय का विस्तृत साम्राज्य सिकुड़ गया। ठीक है, आपने इतनी बातें बताई। देखिए, आपने जैसे यहाँ पे एक ये लाइन डाली है ना, पुराना अमीर वर्ग नवीन वर्ग के साथ निष्ठा की भावना रखने लगा। ठीक है, आपने यहाँ पे निष्ठा की भावना रखने लगा, आपने यहाँ पे बता दिया है कि निष्ठा की प्रवृत्ति में कमी हुई। क्लियर। तो ऐसी कंट्रोवर्सी लाइन आप मत उपयोग किया करिए। फिर आपने यहाँ पर देखिए, हाँ, यहाँ पर आपने जो प्रशासन है, मिश्रित प्रशासन ही उसके साम्राज्य के सिकुड़ने का कारण भी बना, इसको आपको काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करना था। क्लियर। अभी तो मैं आपकी छोटी छोटी मिस्टेक बता रहा हूँ। फिर आपने यहाँ पे क्या किया है कि आपने विस्मांग जो अमीर वर्ग का निर्माण है उसको आपने काफ़ी ज़्यादा विस्तार दे दिया। यहाँ पे आपने परिभाषा के रूप में बता दिया कि वास्तव में विस्मांग का मतलब क्या होता है। देखिए, जब आपसे इतने बड़े प्रश्न पूछे जाते हैं ना, तो आपका ये दायित्व हो जाता है कि आप इस प्रश्न को काफ़ी अच्छे तरीके से लिखें और इस प्रश्न को किसी एक काल तक सीमित न रखें। कहने का मतलब किसी एक राजा तक इसे सीमित ना रखें। क्यों? क्योंकि आपसे प्रश्न क्या पूछा है, वास्तव में ये प्रश्न मोहम्मद तुगलक से सिर्फ थोड़ा सा जुड़ेगा, बाकी ये जो है आगे के राजाओं से एनालिसिस करके जुड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसने व्याख्या आपसे पूछी है कि व्याख्या कीजिए, और व्याख्या का मतलब होता है कि आप इस स्टेटमेंट को सिर्फ एक्सप्लेन कर दें तर्क और तथ्य के माध्यम से, किसी भी प्रकार का इसमें मूल्यांकन ना करें। अगर यहाँ पर मूल्यांकन वर्ड होता तो हम ये कहते, पहले इसको एक्सप्लेन करते, फिर ये बताते केवल दिल्ली सल्तनत के विखंडन का प्रक्रम इसी के कारण संभव नहीं हुआ, बल्कि अन्य भी कई सारी नीतियाँ जिम्मेवार थीं। क्लियर। तो अभी व्याख्या है, हम यहाँ पे केवल इसी स्टेटमेंट को या इस प्रश्न की स्टेटमेंट को ही एक्सप्लेन करेंगे। क्लियर। तो हो सकता है आप में से कई सारे स्टूडेंट्स को इस प्रश्न का जो एक्सप्लेन है आपको पता ना हो कि किस हिस्टोरियन का ये स्टेटमेंट है। ठीक है, तो आप बिल्कुल भी चिंतित मत हो, अभी जब हम बताएंगे तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आप इस प्रश्न को देखिए। आप जब इस प्रश्न को देखेंगे तो आपको लगेगा कि इसमें एक वर्ड है मोहम्मद बिन तुगलक। क्लियर।
दूसरा वर्ड है विस्मांग अमीर वर्ग के निर्माण की नीति, और तीसरा वर्ड है आपका दिल्ली सल्तनत के विखंडन का प्रक्रम। प्रक्रम का क्या मतलब कि अभी ये शुरू हुआ, अर्थात ये वो बीज था जो बाद में चलकर दिल्ली सल्तनत के लिए विनाश का कारण बना। समझ रहे? तो आप बीज को पूरी तरह से दोष नहीं दे सकते, या केवल आप बीज के बारे में एक्सप्लेन करके प्रश्न की डिमांड से वापस नहीं जा सकते। क्लियर? तो आप ये बताओगे कि किस प्रकार इस बीज ने वृक्ष का रूप धारण कर इसके जो फल थे वो विष का काम कर गए। आप ऐसे इसको बताना है। क्लियर? तो आप क्या करोगे? आप सबसे पहले ये बताओगे कि मोहम्मद बिन तुगलक ने जो विस्मांग अमीर वर्ग के निर्माण की नीति अपनाई, तो वो क्यों अपनाई और उसके तहत विखंडन का प्रक्रम कैसे शुरू हुआ। ठीक, पहले पार्ट में आप ये बता दोगे। फिर आप दूसरे पार्ट में क्या बताओगे कि यही जो नीति है वो फिरोज शाह तुगलक ने कैसे इसको चेंज कर दिया, और जब उसने इस नीति को बदल दिया तो उसके समय में जो अमीर वर्ग थे वो इतने उच्च पदों पर पहुंचकर कैसे प्रशासन और सैन्य व्यवस्था को कमज़ोर किया, कैसे उस समय के इकोनॉमिक सिस्टम को कमज़ोर कर दिया, जिससे उस समय का प्रशासन, उस समय की राजनीति कोलैप्स करने लगी। और यही व्यवस्था आगे चलकर सैयद और लोदी काल तक देखने को मिलती है, जिसमें संघर्ष के कारण मुगल सत्ता के आगमन के मार्ग को प्रशस्त कर दिया। क्लियर? आपको ऐसे इसे एक्सप्लेन करना है। मैंने आपको फ्रेम बता दिया। अब फ्रेम के अंदर आपको मटेरियल कैसे लिखना है, अब आप उसके बारे में देखिए। देखिए, आप क्या करिए, सबसे पहले कई सारे स्टूडेंट्स के मन में जिन्होंने अभी मध्यकालीन भारत नहीं पढ़ा होगा, तो उनको ये लग रहा होगा कि आखिरकार ये अमीर वर्ग कौन होते हैं। जब पढ़ेंगे तब देख लेंगे, लेकिन अभी तो आप बता दीजिए। तो बेसिकली अमीर वर्ग क्या होते थे इसके बारे में काफ़ी अच्छा लिखा है कुंवर अशरफ ने, और उन्होंने इन अमीर वर्ग को दो भागों में डिवाइड किया है। एक को इन्होंने कहा है उल्मा और एक को इन्होंने कहा है उमरा। क्लियर? तो आपको जब भी कभी वर्ड उमरा वर्ग मिले या उल्मा वर्ग मिले, उलेमा अलग है, ये याद रखना। ठीक, तो ये जब आपको वर्ड मिले तो आप समझ जाइए ये बेसिकली अमीर वर्ग से ही संबंधित हैं। वो क्या कहते हैं अमीर वर्ग से संबंधित? वो एक कहते हैं कि यह एक उच्च सैनिक व शासकीय पद के लिए सुनिश्चित संवर्ग था। क्लियर? जो शासक की अनुकंपा से प्राप्त होता था, लेकिन वास्तव में ये सामाजिक प्रतिष्ठा, प्रशासनिक विशेषाधिकारों तथा आर्थिक उपभोक्ताधिकारों के द्योतक थे, अर्थात इनको कई सारी राइट्स प्रिविलेजेस प्राप्त थी। क्लियर? इसीलिए होता क्या था कि इस पद की प्राप्ति के लिए उनमें आपसी संघर्ष होता था। एक तरीके से आप समझ सकते हो कि कई सारे स्टूडेंट्स जैसे सोचते हैं ना कि अगर उनकी गवर्नमेंट जॉब लग जाए तो वो काफ़ी अच्छे पद में और काफ़ी अपना आरामदायक जीवन व्यतीत कर सकते हैं, जबकि प्राइवेट में क्या होता है कि आपको नित्य महीने में कमाना है, मेहनत करनी है। क्लियर? तो वही चीज़ आप गेस कर सकते हो कि अमीर वर्ग को हम गवर्नमेंट जॉब से जोड़ सकते हैं। ठीक, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी प्रिविलेजेस मिलती थी। अब हुआ क्या कि जब मोहम्मद बिन तुगलक ने शासन संभाला, ठीक, तो उस समय अमीर वर्गों का काफ़ी प्रभुत्व था। क्यों? वास्तव में मोहम्मद बिन तुगलक ने खिलजी काल में जो अमीर होते थे ना, उनसे संघर्ष करके ही अपनी सत्ता को प्राप्त किया था। तो इसको इस बात का डर था कि ये जो पुराने अमीर वर्ग हैं ये कहीं हमारे शासन को कुचल ना दें। इसीलिए इसने सोचा कि इन अमीर वर्गों के शासन को कंट्रोल कैसे करें। तो उसने क्या किया, इनके कंट्रोल करने के लिए विदेशी अमीरों को, विदेशी अमीर मतलब जो बाहरी, देखिए ये तुर्की अमीर हैं, यहाँ पे याद रखना कि जो मैं इन अमीरों की बात कर रहा हूँ अमीर वर्ग की, ये बेसिकली तुर्की अमीर वर्ग होता था। लेकिन उसने क्या किया कि कई सारे अन्य अमीर वर्गों को बुलाया, चाहे वो किसी अन्य नस्ल के हों, किसी भी जाति के, किसी भी धर्म के, उन सबको अपने शासन में उसने प्रमोट किया। ठीक, अब जब उसने अपने शासन में उनको प्रमोट किया तो आप बताइए क्या ये अमीर वर्ग इनसे खुश होगा? नहीं खुश होगा। और जब ये खुश नहीं होगा तो मोहम्मद बिन तुगलक को भी यही पता था कि ये वर्ग तो हमसे खुश नहीं होगा। तो उसने क्या किया, इनको कंट्रोल करने के लिए, इसामी लिखता है इनके बारे में,
बेसिकली इसामी की ही जानकारी के आधार पर अमीर वर्गों के बारे में आप काफ़ी अध्ययन करते हो। इसामी ने अपनी पुस्तक फुतू उस सलाती में काफ़ी सारी जानकारी दी है कि किस प्रकार अमीर वर्ग दिल्ली सल्तनत के विखंडन का प्रक्रम का प्रारंभ बना। क्लियर? इसीलिए आप क्यों? क्योंकि वो मोहम्मद बिन तुगलक का आलोचक था, वो काफ़ी आलोचना करता था इसामी अपनी पुस्तक में, उसकी पद्य में ये रचना है। ठीक, तो उसने बताया कि अमीर वर्ग को कंट्रोल करने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवान रियासत नाम का एक विभाग बनाया और उसमें उसने क्या किया कि जितने भी एक नीतियां उसने बनाई थी, ठीक, उनको काफ़ी मतलब कड़े अनुशासन के साथ इम्प्लीमेंट कराया और ये कहा कि ये सभी नीतियां अमीर वर्ग के ऊपर इम्प्लीमेंट होंगी और कोई भी अगर अमीर वर्ग इसका विरोध करता है तो उसे दंड की सजा दी जाएगी। क्लियर? अब जब ऐसा प्रोविजन किया गया तो अमीर वर्ग के अंदर नाराजगी बढ़ गई। उन्होंने सोचा कि ऐसा करते हैं, इससे विद्रोह ही करते हैं। तो उन्होंने कई सारे विद्रोहों का सहारा लिया। जब उन्होंने कई सारे विद्रोह का सहारा लिया तब क्या हुआ कि उसके शासन की जो सत्ता है वो डगमगाने लगी। क्लियर? अब आप देखेंगे कि जब उसके शासनकाल में कई सारे विद्रोह हुए तो इससे शासन अपने आप डगमगाने लगा। तो ये कहा जाने लगा इसामी के द्वारा या कई सारे अन्य हिस्टोरियन के द्वारा कि दिल्ली सल्तनत के विखंडन का प्रक्रम प्रारंभ हो गया। क्लियर? यही बात आप आगे चलोगे तब क्या होता है कि फिरोज शाह तुगलक शासन में सत्ता संभालता है, लेकिन फिरोज शाह को क्या होता है कि उसने इन सब के साथ उदारता की नीति अपनाई। क्यों? क्योंकि फिरोज को सत्ता दिलाने में इन्हीं अमीर वर्गों का हाथ था, पुराने अमीर वर्गों का। तो उसने क्या किया, इन सब से कहा कि हम आपकी जितनी भी प्रिविलेजेस हैं वो सारी की सारी प्रिविलेजेस आपको रिटर्न कर देते हैं। आपको शासन में जितने भी पद हैं उनमें बिना किसी भेदभाव के हम आपको अपॉइंट कर देते हैं। क्लियर? और आपके पास जितनी भी स्वायत्तता है आप अपनी स्वायत्तता के अकॉर्डिंग ही अपनी लाइफ को एक्सपेंड करो। क्लियर? कहने का मतलब वो एक तरीके से इन लोगों से बिल्कुल अलग हो गया और ये कहा कि आप कुछ भी करें, राज्य आपके मामलों में दखल नहीं करेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि उसे लग रहा था कि बिना अमीरों के समर्थन के हम शासन नहीं चला सकते। ठीक, क्योंकि अमीर वर्ग उस समय काफ़ी मजबूत स्थिति में था। क्लियर? फिर आप देखोगे कि जब ये ऐसी सारी चीज़ें कर रहा था तो इसमें क्या हुआ कि प्रतिस्पर्धा नहीं हुई। यानी कि जो विदेशी अमीर थे और जो यहाँ के अमीर थे इनके मत कोई टकराव नहीं हुआ, और जब टकराव नहीं हुआ तो किसी भी प्रकार का कोई विद्रोह नहीं हुआ। क्लियर? लेकिन अफीक नाम के एक उस समय के राइटर हैं, उन्होंने अपनी पुस्तक तारीख ए फिरोज शाही में लिखा है। हालांकि तारीख ए फिरोज शाही बर्नी की भी पुस्तक है तो आप कंफ्यूज मत होना, उन्होंने भी तारीख ए फिरोज शाही लिखी है। अफीक लिखता है कि इसके समय केवल एक विद्रोह हुआ और वो कौन सा, शमसी दमगानी का, हालांकि जिसे बाद में दबा दिया गया। लेकिन कई सारे हिस्टोरियन ये कहते हैं कि देखिए, विद्रोह ना करना इस बात का नहीं था कि आपने उनको शासन में वो कर दिया और ये विदेशियों के साथ में मिलकर अपना काफ़ी सौहार्दपूर्ण अपना व्यवहार करने लगे। बेसिकली ये रीज़न नहीं था, इस कारण वहाँ पे विद्रोह नहीं हुए, कम हुए। रीज़न ये था कि उस समय फिरोज शाह तुगलक ने उन्हें इतनी सारी प्रिविलेजेस दे दी थी कि उन्हें अब संघर्ष की ज़रूरत ही नहीं थी। क्यों? क्योंकि वो संघर्ष इसीलिए तो करते थे कि उनकी प्रिविलेजेस को जो आपने छीन लिया है वो आप रिटर्न कर दो। लेकिन जब उसने रिटर्न ही कर दिया और उसमें किसी भी प्रकार का दखल देना उचित ही नहीं समझा तो क्या हुआ, विद्रोह होगा ही नहीं। क्लियर? इसीलिए आप देखोगे फिरोज ने क्या किया, इतना स्वायत्तता इनको जब दे दी तो हुआ क्या कि जो अमीर थे वो काफ़ी भ्रष्ट तरीके से पैसे को अपनाने लगे। कहने का मतलब पैसे की कमाई करने लगे और शासन के अलग अलग पदों पर जाकर अपनी नियुक्तियों को सुनिश्चित करना शुरू कर दिया। इससे क्या हुआ कि प्रशासन की पूरी फील्ड के अंदर भ्रष्टाचार उत्पन्न हो गया। अब आप याद करिए R5 की थ्योरी, जिसके अंतर्गत हम आपको बताते हैं कि राजा, राज्य, राजस्व, राज्य अधिकारी, राजत्व, ये हम बताते हैं ना। अब जब आप बताइए कि जो प्रशासन है, राज्य अधिकारी हैं, अगर वो ही करप्ट हो जाएंगे
तो राजस्व की वसूली पूरी तरीके से नहीं हो पाएगी। जब राजस्व की वसूली पूरी तरीके से नहीं हो पाएगी तो क्या होगा, राजत्व का सिद्धांत कमजोर होगा, और राजत्व का जब सिद्धांत कमजोर हो जाएगा तो राजा की स्थिति स्वतः कमजोर हो जाएगी, और इससे क्या राजा राज्य का विस्तार कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। अर्थात इससे प्रशासन कहीं ना कहीं कमजोर पड़ने लगेगा। हुआ क्या, इसके अलावा इसने क्या किया कि जो ये अमीर वर्ग होते थे, इन्होंने शासन में कई सारे वंशानुगत, मतलब वंशानुगत जो इक्ताएं थी या कई जमीनें थी उन पर अपना अधिकार कर लिया, और कई सारे सैनिक पदों पर अपने बेटों को और अपने सगे संबंधियों की नियुक्ति करने लगे। अब आप बताइए, जब सैनिक में श्रेष्ठ सैनिक की जगह कुलवंश चलने लगेगा तो क्या वो सैन्य व्यवस्था काफ़ी मजबूत रहेगी या मृतप्राय हो जाएगी? वो मृतप्राय हो गई। अब जब प्रशासन में सैन्य व्यवस्था ही मृतप्राय हो गई और एडमिनिस्ट्रेशन में भ्रष्टाचार ही बना है, तो हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि एक राज्य कल्याणकारी हो सकेगा या एक राज्य का अस्तित्व आगे चलकर कई वर्षों तक यथावत बना रहेगा? ये तो संभव ही था कि कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रशासन के डामाडोल से दिल्ली सल्तनत कमज़ोर होने लगी। क्लियर? आप ऐसे इन चीज़ों को बताओगे। फिर आपसे अगर यही प्रश्न मूल्यांकन करने को पूछता तो हम यहाँ पे एनालिसिस करते किसका? जैसे कि आपको पता हो कि इरफान हबीब का मानना है कि जो अमीर वर्ग की संरचना में जो ये परिवर्तन आया, इसका मूल कारण था इक्ता व्यवस्था के अंतर्गत। ठीक, इक्ता व्यवस्था में क्या होती थी कि जागीरों की प्राप्ति होती थी इन अमीर वर्गों को। ठीक, लेकिन कई सारे लोगों का मानना है कि असमान जो दलों में ये अमीर वर्ग विभाजित थे, इससे क्या होता था कि ये एक दूसरे को काउंटर करते रहते थे। जब ये एक दूसरे को काउंटर करते रहते थे तो राज्य में एक शक्ति संतुलन बना रहता था। इससे फिरोज शाह तुगलक को ज़्यादा इन चीज़ों में हस्तक्षेप करने का मौका नहीं मिलता था। अर्थात उसकी जो सक्रियता थी वो निष्क्रियता में बदल गई। कहने का मतलब उसका हस्तक्षेप इन सारी फील्ड में कम से कम होने लगा प्रशासन में। बस वो एक नाम मात्र का राजा बनकर रह गया। ठीक, फिर आप देखोगे कि फिरोज शाह तुगलक की शासन की एक खास बात क्या है, आप में से कई सारे लोगों ने पढ़ा होगा, वो कि इसके टाइम पीरियड पे दासों की संख्या में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई थी, और यही दासों के नेतृत्व के लिए फिरोज शाह तुगलक ने एक अलग डिपार्टमेंट बनाया था। क्या नाम था उसका? दीवान ए बंदगान। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि ये जो दास होते थे, ये कम से कम लोगों में, कम से कम आप कह सकते हो शाही दस्तावेजों में, या आप कह सकते हो शाही कारखानों में या शाही सेवकों के रूप में काम करते थे। धीरे धीरे इन्होंने अपनी स्थिति इतनी मजबूत कर ली कि आगे चलकर यही अभिजात वर्ग के रूप में तब्दील हो गए। क्लियर? आप सोच सकते हो कि प्रशासन कितना कमज़ोर था कि जो दास होते थे वो धीरे धीरे अभिजात वर्ग में कन्वर्ट हो गए, और इन्होंने क्या किया कि अपने सगे संबंधियों के लिए काफ़ी सारा पैसा रिश्वत के रूप में, चोरी के रूप में अपने पास जमा करने लगे। आपको सुनकर हैरानी होगी कि उस समय एक बशीर मुल्तानी नाम का एक दास को जब पकड़ा गया, जब वो मर गया, तो उसके पास से 13 करोड़ टके प्राप्त हुए। सोच सकते हो, जबकि उस समय फिरोज शाह तुगलक के जो राज्य की कुल आय थी वो केवल 6 करोड़ 75 लाख रुपए थी। आप सोच सकते हो कि दूना उसके पास पैसा था, अर्थात इकोनॉमी पूरी तरीके से चरमरा चुकी थी। ठीक, फिर आप देखिए कि अफीक क्या कहता है। अफीक जो हिस्टोरियन मैंने अभी आपके साथ चर्चा की थी, अफीक कहता है कि आगे चलकर जो ये दास थे ना, ये वास्तव में राजा की स्थिति में आने लगे, और यही स्थिति आगे चलकर सैयद और लोदी वंश के काल में देखने को मिलती है, और सैयद और लोदी वंश के काल में अमीरों के इसी संघर्ष का फायदा उठाकर मुगल सत्ता का भारत में प्रवेश होता है। क्लियर? अर्थात आपको इस तरीके से इसमें एनालिसिस करना है कि अमीर वर्ग ने कैसे प्रशासन में एंट्री की, कैसे उसने प्रशासन में एंट्री करने के बाद वहाँ की सैन्य व्यवस्था को कमज़ोर किया, कैसे उसने प्रशासन में भ्रष्टाचार को प्रमोट किया, कैसे इकोनॉमी कमज़ोर हुई, कैसे राजा की स्थिति कमज़ोर हुई, और कैसे संघर्षों के कारण राजा अपने नेतृत्व की कुशलपूर्वक व्यवहार नहीं कर सका, साथ ही कैसे दासों के अभिजात वर्ग में तब्दील होने से
प्रशासन में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आई और इस तरीके से जो दिल्ली सल्तनत की शुरुआत, विखंडन की शुरुआत अमीर वर्गों की मोहम्मद बिन तुगलक के काल में शुरू हुई, वो जाकर लोधी वंश में अपनी मृत प्राय अवस्था को प्राप्त हो गई। क्लियर? जिसकी अंतिम परिणत मुगल सत्ता के आरंभ से शुरू होती है। आप ऐसे इसको लिखोगे। क्लियर? तो इस तरीके से हमने आपको अमीर वर्ग से संबंधित लगभग सारे डायमेंशन कवर करा दिए। बेसिकली ऐसा प्रश्न, कहने का मतलब ऐसा उत्तर आपको नॉर्मल किसी भी बुक में नहीं मिलेगा। तो ये आप थोड़ा थिंकिंग पे आप कर सकते हो कि वास्तव में अमीर वर्ग की शुरुआत क्यों हुई और अमीर वर्ग का एनालिसिस करने के बाद कैसे हम इस चीज़ को कवर करेंगे। क्लियर? उम्मीद है आपको ये प्रश्न काफ़ी अच्छा लगा होगा, काफ़ी डेप्थ में हमें इसे समझाया। मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में एक नए प्रश्न के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए।